नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मानसून सत्र का 16वां दिन आज, नया इनकम टैक्स बिल हो सकता है पेश। इंडिया ब्लॉक वोट चोरी के खिलाफ ईसी दफ्तर पर करेगी प्रदर्शन। ईसी का बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को नोटिस। बिहार में गंगा कोसी का कहर, 500 से ज्यादा घर नदी में समाये। हिमाचल उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, 6 दिनों का अलर्ट, कई स्कूल बंद। अब खबरें विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का आज 16वां दिन है और राजनीतिक हलचल तेज है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर सकती हैं। 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलने वाले इस बिल पर सिलेक्ट कमेटी ने 4584 पन्नों की रिपोर्ट में 566 सुझाव दिए हैं, जिनमें बिल को और स्पष्ट और सख्त बनाने की सिफारिश की गई है। इधर विपक्षी दलों का इंडिया ब्लॉक आज वोटर धोखाधड़ी और एसआईआर मुद्दे पर संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने जा रहा है। सुबह 11:30 बजे मकर द्वार से शुरू होने वाले इस मार्च के लिए दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। 21 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में अब तक सिर्फ 28 और 29 जुलाई को ही पूरे दिन सदन चला है, जबकि 32 दिन के इस सत्र में 18 बैठकें होनी है और 15 से ज्यादा विधेयक पेश होने हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्रवाई नहीं होगी। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का आज बड़ा विरोध मार्च प्रस्तावित है। ये मार्च संसद भवन से शुरू होकर निर्वाचन सदन यानी चुनाव आयोग कार्यालय तक जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर मतदाताओं के अधिकार छीने हैं और वोटों की हेराफेरी की है। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहले ही कर्नाटक के महादेवपुर विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े दिखाकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उनका कहना है कि ऐसे ही कई मामले अन्य सीटों पर भी हो सकते हैं, जिससे लोकतंत्र की सच्चाई सामने आएगी। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मार्च के लिए अभी तक कोई भी औपचारिक अनुमति नहीं ली गई है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर विपक्ष अपने आरोपों पर भरोसा करता है तो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करे, अन्यथा बिना सबूत के लगाए गए आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। निर्वाचन आयोग ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि उनके पास 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता पहचान पत्र हैं, एक लखीसराय और दूसरा पटना के बांकीपुर सीट का। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि ये साफ तौर पर चुनावी नियमों का उल्लंघन है और अब डिप्टी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। तेजस्वी ने यहां तक दावा किया है कि दोनों जगह के एपिक नंबर तक अलग हैं और दोनों मतदाता सूचियों में उम्र भी अलग दर्ज है। वहीं विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा है कि उन्होंने बांकीपुर से नाम हटाने के लिए अप्रैल 2024 में आवेदन कर दिया था, लेकिन तकनीकी कारणों से नाम हट नहीं पाया। उनका कहना है कि ये केवल एक ही जगह से मतदान करते हैं और पिछली बार भी एक ही निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाला था। सिन्हा ने तेजस्वी पर आरोप लगाया है और कहा है कि वे राजनीतिक लाभ के लिए झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस मामले में उनके पास सभी सबूत मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर तीखा हमला बोला है। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें भारत की तेज विकास रफ्तार से खुश नहीं हैं और सोचती हैं कि वे सबके बॉस हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत में बने सामान को महंगा कर वैश्विक बाजार में उनकी मांग घटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत को बड़ी शक्ति बनने से नहीं रोक सकती। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए देश की रक्षा क्षमता, आर्थिक प्रगति और आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख को भी रेखांकित किया है। उन्होंने कहा है कि भारत अब 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इंदौर में कैंसर अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ती महंगाई पर गहरी चिंता जताई है।
उन्होंने कहा है कि पहले स्कूल और अस्पताल सेवा का माध्यम माने जाते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह कारोबार में बदल चुके हैं, जिससे आम आदमी की पहुंच दूर हो गई है। भागवत ने कहा कि व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और इलाज कराने के लिए अपनी पूरी पूंजी तक खर्च करने को तैयार रहता है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में यह आसान नहीं रहा। उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को $1 ट्रिलियन बिजनेस बताते हुए इसमें व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर दिया और कहा है कि समाज में सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा और स्वास्थ्य की है, लेकिन आज ये ना तो सस्ती है और ना ही सहज सुलभ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आवाज इंडिया में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। गंगा और कोसी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के कई जिले डूब की चपेट में हैं। अब तक 500 से अधिक घर नदी में बह चुके हैं। किशनपुर प्रखंड की दुबियाही पंचायत में 150 से ज्यादा घर और नवगछिया के रंगरा प्रखंड के ज्ञानीदास टोला में 30 परिवारों के घर गंगा में विलीन हो गए हैं। कहलगांव नगर पंचायत के विक्रमशिला नगर में 1 फुट तक पानी भर चुका है। ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों की दिनचर्या ठप हो गई है और नाव ही एकमात्र सहारा बन गई है। मुंगेर जिले के 30 पंचायत और 15 वार्ड बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ करीब 2.38 लाख लोग हर दिन बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। हजारों परिवार गांव छोड़कर सड़कों, पार्कों और आश्रय स्थलों पर शरण ले रहे हैं। भागलपुर में बरंडी और कोसी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर है, जिससे पीरपैंती, मिर्जा चौकी और कई अन्य क्षेत्रों का संपर्क कट गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 से 4 दिन तक बिहार में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश के साथ ठनका गिरने की भी आशंका है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की अपील की है। हिमाचल और उत्तराखंड में आसमान से आफत बरसने की चेतावनी जारी हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों के लिए कई जिलों में भारी से भारी बारिश तक का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के बागेश्वर में आज ऑरेंज अलर्ट के साथ सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में येलो अलर्ट लागू है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से गुरुवार तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। अभी तक 360 सड़कें यातायात के लिए बंद है, जिनमें सिर्फ मंडी जिले में 212 और कुल्लू में 92 सड़कें शामिल है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 13 अगस्त को उत्तराखंड और 15-16 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश होगी। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान में भी अगले हफ्ते तक बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। लगातार हो रही बारिश से धराली और आसपास के आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का असर पड़ सकता है और नए इलाकों में भी खतरा बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले ने राजनीतिक और आर्थिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस पर जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इसे भारत के खिलाफ अनुचित और एक तरफा दंडात्मक कार्रवाई बताते हुए कहा है कि यूरोपीय संघ समेत कई देश रूस से सामान और ऊर्जा का आयात कर रहे हैं, लेकिन भारत को सजा देने जैसी नीति ठीक नहीं है। हुसैनी ने चेतावनी दी है कि इस फैसले का सीधा असर कपड़ा, कालीन, खाद्य पदार्थ और छोटे उद्योगों पर पड़ेगा, जिससे हजारों श्रमिकों की रोजी रोटी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगे दाम और कम विकल्प झेलने पड़ेंगे। जमात अध्यक्ष ने भारत सरकार से अपील की है कि इस घटनाक्रम को चेतावनी के रूप में ले और संतुलित, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाएं। साथ ही जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से
आर्थिक रिश्ते मजबूत करने और आसियान, ब्रिक्स जैसे समूहों में सक्रिय भूमिका निभाने की सलाह दी, ताकि भविष्य में इस तरह के बाहरी दबाव से बचा जा सके। अमेरिका की नई टैरिफ नीति का असर अब उत्तर प्रदेश के निर्यात कारोबार पर साफ नजर आने लगा है। प्रदेश से अमेरिका को जाने वाले करीब 35% ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि अमेरिकी बाजार में मांग में लगभग 40% की गिरावट आई है, जिसका सीधा असर हैंडीक्राफ्ट, लेदर, टेक्सटाइल और अन्य प्रमुख उत्पादों के ऑर्डर्स पर पड़ा है। लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े निर्यातक हब में काम करने वाले उद्योगपति इस स्थिति को गंभीर मान रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने से उत्पाद महंगे हो गए हैं, जिसके कारण वहां के खरीदार अब ऑर्डर देने से बच रहे हैं। राज्य सरकार और निर्यातक संगठन अब वैकल्पिक बाजारों पर ध्यान दे रहे हैं। यूरोप, मध्य पूर्व और एशियाई देशों में नए व्यापारिक अवसर तलाशने की कवायद तेज हो गई है। साथ ही केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय से भी समर्थन और नई नीतियों की मांग की जा रही है, ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय उत्पाद अपनी पकड़ बनाए रख सके। गुजरात के मोडासा शहर के शामलाजी बाईपास इलाके में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर माजुम नदी पर बने पुल से सीधे 40 फीट नीचे जा गिरी। इस भीषण हादसे में कार में सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शनिवार रात करीब 9:30 पर हुआ, जब चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया। कार लहराते हुए पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुल पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और कुछ ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। कार में सवार सभी युवक एक निजी क्लास के शिक्षक बताए जा रहे हैं। तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे भी मृत घोषित कर दिया गया। हादसे की जांच फिलहाल जारी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार अनियंत्रित कैसे हुई। मुंबई में कबूतर खानों को लेकर चल रहा विवाद अब प्रशासनिक कार्रवाई के दौर में पहुंच गया है। हाल ही में दादर कबूतर खाना पर कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी और अब बीएमसी भी इस मामले में पूरी तरह सक्रिय हो गई है। आज सुबह गिरगांव चौपाटी स्थित कबूतर खाने में एक व्यक्ति कबूतरों को खुले में दाना डाल रहा था, जिस पर नगर पालिका के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। बीएमसी का कहना है कि खुले में कबूतरों को दाना डालने से आसपास गंदगी फैलती है और इसके जरिए बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस खतरे को देखते हुए शहर के कई कबूतर खाना पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर इस तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल आवाज इंडिया समाचारों में बस इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, फिर होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।